हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पाई टू मोल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे कि हर्ट साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए थे उससे उनको क्या रिजल्ट मिले, उससे उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि उन ऑब्जर्वेशन को हर्ट साहब को जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट मिले थे उसको क्लासिकल फिजिक्स कैसे एक्सप्लेन करने में फेल हो रही थी, उन रिजल्ट को क्लासिकल फिजिक्स कैसे जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और हर्ट साहब के ऑब्जर्वेशन को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार पिछले वीडियो का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले उसे ज़रूर देखिए, तभी आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट वीडियो में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसके कॉन्सेप्ट और बेसिक प्रिंसिपल को डिटेल में डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो पहले उसे देख लीजिए, फिर इस वीडियो पर वापस आइए। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। हमने ये देखा था कि जब मेटल के सरफेस पे एक लाइट स्ट्राइक करती है तो यहाँ से मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, और इस फिनोमेना को हमने नाम दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होता है, लाइट के स्ट्राइक करने से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसको हमने बोला था फोटो इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोला था? फोटो इलेक्ट्रॉन। और हमने ये भी देखा था कि ये जो इंसिडेंट रेज है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, जिसको हमने ये जो सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इसको हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम दिया था। यदि इंसिडेंट रेस की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा या उसके बराबर है तभी हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। एंड इफ दिस फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑकर। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो यदि आप वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप उसको जाकर जरूर देखिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तभी आपको ये आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो हर्ट साहब का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था? उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इट इज़ एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। व्हाट डज इट मीन्स? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब किसी मेटल सरफेस पे हम लाइट स्ट्राइक करवाते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, तो इस लाइट के स्ट्राइक करते ही जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटेनियसली इजेक्ट हो जाते हैं बिना किसी देरी के। देर इज नो एनी सॉर्ट ऑफ डिले बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ द लाइट एंड इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उन्होंने ऑब्जर्व किया अपने सेटअप में, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैथोड प्लेट पे उन्होंने ये जो सेटअप बनाया था, यहाँ पे कैथोड प्लेट पे लाइट के स्ट्राइक करते ही यहाँ पे जो अमीटर लगा हुआ था वो अमीटर तुरंत डिफ्लेक्ट हो रहा था। बहुत मिनिमम डिले था लाइट के स्ट्राइक करने में, और यहाँ पे जो अमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा था उसके बीच में 10⁻⁻8 के अप्रॉक्स इस रेंज में मतलब जो टाइम गैप था इस रेंज का था, जो कि नेग्लिजिबल है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मेटल सरफेस पे लाइट जैसे ही पड़ती है इंस्टेंटेनियसली बिना किसी देरी के मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। सो वी कैन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जैसे ही स्विच ऑन होगा, ये स्विच जैसे ही ऑन होगा आपको यहाँ पे अमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा। ये स्विच ऑन हुआ, अमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। सो ही ऑब्जर्व दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन
इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। बट जो अपना वेव थ्योरी था, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी बोल रहा था कि यहाँ पे कुछ डिले होना चाहिए। क्यों डिले होना चाहिए? क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी जो अपना इंटेंसिटी होता है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी जब किसी मेटल सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करती है तो यहाँ के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले वो इस लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे, एंड जब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सफिशियंट हो जाएगी कि वो जो ऑर्बिट है, जो अपने एटम का ऑर्बिट है, इसको लीव कर सके, जब इस इलेक्ट्रॉन के पास सफिशियंट एनर्जी हो जाएगा कि न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बीच में जो बॉन्ड है उसको लीव कर सके, तब यहाँ से मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। सो यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन प्रोसेस है, जो एनर्जी का एक्यूमुलेशन हो रहा है, वहाँ पे कुछ टाइम लगेगा। और यदि लाइट की इंटेंसिटी कम है तो एनर्जी एक्यूमुलेशन में और टाइम लगेगा, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करता था? इंटेंसिटी पे। तो लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो एनर्जी एक्यूमुलेशन में और टाइम लगेगा। सो देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ डिले बिटवीन इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड लाइट, जो लाइट का स्ट्राइक हो रहा था और जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा था, इनके बीच में कुछ डिले होना चाहिए। किसके अनुसार? क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग। बट जो अपना रिजल्ट था, जो अपना एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था, वो उसमें ये ऑब्जर्व हो रहा था कि ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो इस तरह से क्लासिकल फिजिक्स जो था, जो अपना वेव थ्योरी था, वो इस ऑब्जर्वेशन को कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी, इसको एक्सप्लेन करने में फेल हो रही थी। अनदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट इज जो अपना फोटो इलेक्ट्रॉन है। फोटो इलेक्ट्रॉन क्या था? जो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता था। जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। जो फोटो इलेक्ट्रॉन अपना इजेक्ट हो रहा था, जो अपना मेटल सरफेस से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है लाइट के स्ट्राइक करने से, इसके पास कुछ एनर्जी होगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। वो काइनेटिक एनर्जी ये जो लाइट पड़ रही है इसकी जो इंटेंसिटी है उससे इंडिपेंडेंट है। हर्ट्ज साहब ने एक ग्राफ प्लॉट किया। उन्होंने स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये जो अपने एक्स एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो करंट के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया बाय कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। जो इंसिडेंट रेस थी इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी और इंटेंसिटी को इंक्रीज किया। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं फोटो करंट बढ़ रहा है। मींस जो अमीटर में रीडिंग था उसकी वैल्यू बढ़ रही है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इनडायरेक्टली जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम यूजिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर करते हैं। तो हर्ट्ज साहब ने ऑब्जर्व किया कि हम जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं बाय कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी को उन्होंने कांस्टेंट रखा, तो जो अमीटर में वैल्यू आ रही है, जो अमीटर रीडिंग शो कर रहा है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। मीन्स जो करेंट की वैल्यू बढ़ रही है बट स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने ये देखा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। लेकिन यहाँ पे भी क्लासिकल फिजिक्स इस जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो रहे थे। कैसे? क्लासिकल फिजिक्स में जो एनर्जी होता है, इंसिडेंट रेस की जो एनर्जी है, जो वेव की एनर्जी है, वो किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जैसे जैसे हम इंसिडेंट रेस की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी। अब जब इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये इससे और एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। इंसिडेंट रेस की एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी
और बढ़ेगा, ये इसको और एब्जॉर्ब करेगा, तो जो अपना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है उसके पास और ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। बट रिजल्ट क्या शो कर रहा था कि काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। तो इस कंट्राडिक्शन को भी क्लासिकल थ्योरी ने इस रिजल्ट को भी क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। Another key observation of the Hertz experiment is no photoelectric emission below a certain cutoff frequency, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। हमने ये लास्ट वीडियो में देखा था कि जब अपना जो मेटल सरफेस है इस पर जब लाइट इंसिडेंट, मतलब ये इंसिडेंट लाइट मेटल सरफेस पर पड़ती है, यदि इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से है तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। इफ दिस फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। तो हर्ट्ज साहब ने देखा, उन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने दो केस बनाए। मेटल सेम रखा, मेटल सेम है, यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट रेज है जिसकी इंटेंसिटी I1 है, और यहाँ पे एक रेज है जिसकी इंटेंसिटी I2 है, एंड I2 इज लेस देन I1। इसकी जो इंटेंसिटी है इस फर्स्ट वन से कम है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है इस रेज की, इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। तो उन्होंने देखा कि इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, इस केस में नहीं हो रहा है। जो अपना सेकेंड केस है उसमें जो अमीटर है वो रीडिंग शो कर रहा है, और जो फर्स्ट केस है उसमें रीडिंग शो नहीं हो रहा है, उसमें अमीटर डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये डिपेंड कर रहा था किस पे, फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी पे। बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स जो अपना एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी के। तो हमारा जो सेकेंड केस है इसमें इंटेंसिटी कम है, इट मीन्स जो सेकेंड रेज है उसकी एनर्जी जो फर्स्ट केस है उससे एनर्जी कम है। तो यदि इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है तो यहाँ पे भी होना चाहिए था, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, ज़्यादा एनर्जी एक्यूमुलेट करेगा, तो यहाँ पे भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होना चाहिए था यदि यहाँ पे हो रहा है तो। बट उन्होंने देखा कि सेकेंड केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है जिसमें जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, और फर्स्ट केस में जिसमें इंटेंसिटी सेकेंड वाले इंटेंसिटी से जो सेकेंड रेज है इंटेंसिटी कम है एंड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस है। सॉरी, जो अपना फर्स्ट केस है जिसकी इंटेंसिटी सेकेंड रेज है उससे इंटेंसिटी ज़्यादा है बट जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो रहा था। तो क्लासिकल फिजिक्स ये जो अपना थर्ड ऑब्जर्वेशन था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसको भी एक्सप्लेन करने में फेल हो रही थी। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज साहब ने ऑब्जर्व किया कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज हो रहा है, किसके साथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के साथ। जो अपनी काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मीन्स हर्ट्ज साहब क्या कहना चाह रहे हैं, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो अपना इंसिडेंट रेज है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यदि हम इसको इंक्रीज करते हैं तो यहाँ से हमारा जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज कर रहा है। उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया किसके बीच में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो अपना अमीटर में जो रीडिंग्स हो रहा था उसके करंट के बीच में और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। यहाँ पे उन्होंने क्या, यहाँ पे उन्होंने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा और किसको इंक्रीज किया, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इनडायरेक्टली जो अपना फोटो इलेक्ट्रॉन है, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम लोग मेजर करते हैं यूजिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा ये हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। उन्होंने अभी के लिए ये समझ लीजिए कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स
फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, प्रोवाइडेड कि जो फ्रीक्वेंसी है ये अपना जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा होना चाहिए। जब इससे ज़्यादा होगा तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, तभी उसके पास अपना काइनेटिक एनर्जी होगा। यदि ये इससे ज़्यादा है, जो फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। हमने यहाँ पे इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, लेकिन यहाँ भी क्लासिकल फिजिक्स जो है इस रिजल्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। कैसे नहीं कर पा रही थी? देखिए, हमने देखा कि जो अपना एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो यदि हम यहाँ पे इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखे हैं, यहाँ पे हमने इंटेंसिटी कांस्टेंट रखा है, तो अपना जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। बट हमारा रिजल्ट क्या शो कर रहा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा इंक्रीज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी अपना जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये जो अपना हम जो पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ये सब प्लैंक साहब ने अभी हम लोग जो पढ़ते हैं कि जो वेव की एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, एनर्जी इक्वल टू एच इंटू न्यू। ये सब प्लैंक साहब ने 1900 में दिया था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी 1900 में आया था। लेकिन ये जो हर्ट्ज साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे ये कब उन्होंने किया था, 1887 में। तो उस टाइम पे यही माना जाता था कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, न कि फ्रीक्वेंसी पे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, क्लासिकल फिजिक्स ये बोलना चाह रहा था कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स यदि हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज नहीं होना चाहिए। बट जो रिजल्ट है वो रिजल्ट दिखा रहा था कि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से हमने 4 ऑब्जर्वेशन देखे। हमारे 4 ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, फर्स्ट वन। सेकेंड इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेज, दिस इज सेकेंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड क्या था? नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑकर इफ frequency of incident rays is below threshold frequency, if nu is less than threshold frequency no photoelectric effect, if nu is greater than or equal to threshold frequency photoelectric effect will occur, and last one is kinetic energy of photoelectron is increases with increase of frequency of incident rays। जो अपना इंसिडेंट रेज है यदि हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो जो अपना फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी भी एनर्जी इंक्रीज होगी। ये 4 ऑब्जर्वेशन हर्ट्ज साहब ने देखा, उन्होंने रिजल्ट में ये 4 चीज़ पाया। और हमने ये भी देखा कि कैसे जो क्लासिकल फिजिक्स है इन चारों रिजल्ट को एक्सप्लेन करने में फेल हो रही थी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही नई वीडियो के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।